का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज है अपना इकाई द्वितीय में भारत में शासन। इकाई द्वितीय में अपना पहला प्रकरण है भारत में शासन। अब भारत में शासन कैसे चलाया जाता है, इसके लिए पहला है संसद। संसद के दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय उन्होंने कई ऐसे अधिनियम पारित किए, उनके आधार पर भारतीय शासन व्यवस्था सरकार के लिए रखी गई। अब जो संसद है, संसद के को विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसे संसद कहते हैं, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं। इस तरह से संसद को विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं इसे कांग्रेस कहा जाता है, कहीं इसे डाइट कहा जाता है, कहीं इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, और कुछ अरब देश है जिनमें ईरान है, उसमें इसे मजलिस कहा जाता है। तो संसद के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से संसद को जाना जाता है। अब जो संसद है उसका हमारे संविधान में शासन, भारतीय शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और तीसरी न्याय। तो तीन है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय। प्रजातंत्र के अंदर जब शासन व्यवस्था संचालित की जाती है तो उसके तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय। भारत में जो व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में ये व्यवस्था है कि शासन के लिए एक संसद का निर्माण किया जाएगा और ये संसद दोनों सदनों से मिलकर होगी, जिसमें एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। संसद के दो सदन होंगे, इन दोनों सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होगा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन के नाम से जानी जाती है और राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन। ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। इन दोनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अब पूरी संसद कैसे बनती है? जिस पूरी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रसभा, इन तीनों से मिलकर
निर्माण होता है और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। संसद की व्यवस्था हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के रूप में व्यक्त की गई है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन की देन है। उनके आधार पर ही अपने ये व्यवस्था अपनाई। जैसे प्रतिनिधि सदन कहलाते हैं, जनता इनको चुनकर भेजती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। ये हमें ब्रिटेन के संविधान से हमें प्राप्त हुआ। भारत के अंदर माना जाता है कि ऋग्वेद काल के से ही ऐसी प्रतिनिधि संस्थाएं भारत में थी और वो शासन का संचालन करती थी। उनका संचालन अति उत्तम तरीके से होता था और जनता राम राज्य का उपभोग कर। अब आगे है इसकी पृष्ठभूमि यानी संसद। पृष्ठभूमि में क्या यानी संसद का निर्माण कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 में चार्टर अधिनियम 1833 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ। 1935 में भारत का शासन अधिनियम 1935 में भारत का शासन अधिनियम पारित हुआ। 1909 के 1919 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909 भारत सरकार अधिनियम 1919 इनको आधार मानकर हमारा संविधान तैयार किया गया। अब इनमें जो अच्छी बातें थी, एक भारत का शासन अधिनियम आया 1935, वो हमारे शासन व्यवस्था चलाने के लिए जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय 1935 का जो शासन अधिनियम है उससे हमारा संविधान अत्यधिक रूप से प्रेरित रहा। फिर संसद का गठन, यह हुई संसद की पृष्ठभूमि। अब संसद का गठन, संसद का गठन यानी संसद का गठन कैसे हुआ। जैसा आप पढ़ चुके कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या क्या करते होंगे,
संसद के अंदर 2 सदन होंगे। 79 के अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है? 2 सदन होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। इन तीनों से मिलकर संसद का गठन किया जाएगा। दोनों सदनों के गठन और इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसका अध्ययन अपन इस अध्याय में करें। ठीक है कि भारत के अंदर कैसी व्यवस्था है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के अंदर शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में व्यवस्थापिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है। इसका हमारे संविधान अनुच्छेद 79 में वर्णन है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर होगा। और इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? इसके लिए 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया वो इसका आधार बना। 1919 का भारत सरकार का जो शासन अधिनियम आया, 1935 में भारत का शासन अधिनियम आया, वो इसके पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब है संसद का गठन कैसे किया जाए। संसद का गठन यानी संसद के सदस्य चुने जाने के लिए संसद सदस्य के लिए योग्यता यानी संसद का सदस्य कौन बन सकता है, इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? पहली, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। काफी लंबे समय से एक मांग हो रही है कि भारत में सर्वोच्च पदों पर जन्मजात जो भारत का नागरिक है उसी को आसीन होना चाहिए। परंतु ये तय है संसद के सदस्य के लिए कि संसद का सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य के लिए तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30। तो दूसरी शर्त क्या है? पहली थी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु यदि वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह है संसद सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता। तीसरी है उसके पास ऐसी समस्त योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करती है।
निर्धारित करती है वो समस्त योग्यताएं उसके पास विद्यमान होनी चाहिए। चौथी है वह दिवालिया या मानसिक विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है, पागल है, दिवालिया है, वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और 5वीं शर्त है कि कोई भी सदस्य एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। छठी इसकी योग्यता है कि वो किसी भी सरकारी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। इनका संसद के सदस्य बनने से पहले यदि कोई सरकारी लाभकारी पद पर है तो उसे वहां से त्यागपत्र लेना पड़ता है। ये है संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। यानी संसद का सदस्य ये व्यक्ति ले सकते हैं। जो व्यक्ति ये योग्यताएं नहीं रखते वो संसद के सदस्य नहीं बन सकते। संविधान की 10वीं अनुसूची के कारण यदि कोई व्यक्ति किसी दल विशेष से चुना जाता है और उस दल को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची में ये वर्णित किया गया। फिर है शपथ। जब कोई भी सदन का सदस्य चुनाव में विजयी हो जाता है और उसका चुनाव कर लिया जाता है तो उसे शपथ लेनी पड़ती है। जब तक वो शपथ नहीं लेता तब तक वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं माना जाता। शपथ कौन दिलाता है? या तो राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष शपथ उसे लेनी पड़ती है और वह उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। कौन करता है शपथ? जब वो तब तक किसी भी सदन का सदस्य हो उसे सदस्य नहीं माना जाता जब तक कि वो शपथ ग्रहण नहीं करता। ये शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। अब है संसद के सत्र। संसद के सत्र संसद के सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 संविधान के अनुच्छेद 85 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र आहूत करेगा या संसद के सत्र
बुलाएगा, परंतु उसके लिए एक शर्त है कि किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य, जब सत्र आहूत हो, उनके मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 में वर्णित है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाएंगे या संसद के सत्रों को आहूत करेंगे, यह अनुच्छेद 85 में वर्णित है। और एक शर्त है इसके साथ कि किन्हीं भी दो अधिवेशनों के मध्य, दो सत्रों के मध्य का समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र, पहला कौन सा सत्र है? बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन तीन सत्र बुलाते हैं जब कोई विशेष परिस्थिति ना हो, तो 3 सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी और मई, ये तो फरवरी से लेकर मई तक बुलाया जाता है। और मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक। और जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर और दिसंबर। तो भारत में संसद के 3 सत्र आहूत किए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में आहूत किए जाते हैं, यानी बुलाए जाते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है। अब है गणपूर्ति। गणपूर्ति गणपूर्ति या कोरम किसे कहा जाता है? किसी भी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10% जब सदन में उपस्थित होता है तो गणपूर्ति होती है और विधायी कार्य किए जाते हैं। यदि 10% उपस्थिति कुल सदस्यों की नहीं है तो गणपूर्ति नहीं होती। तो इसके लिए लोकसभा में 545 सदस्यों की जगह कितने सदस्य होने चाहिए? 55। जब 55 सदस्य होते हैं तो गणपूर्ति हो जाती है। और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो होती है 245। इसलिए सदन में 245 में से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि सदन में लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 ये सदस्यों की संख्या है तो गणपूर्ति हो जाती है और संसद अपना कार्य कर सकती है। इसको कहते हैं गणपूर्ति या
अब संसद की भाषा, संसद की कौन सी भाषा होगी इसका उल्लेख हम कल पढ़ेंगे। तो यहां तक इसको फिर रिवाइज कर लेंगे।